गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूपीएसएससी, एसएससी, जीएल या फिर यूपी टेट हो। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो आज हम जो टॉप क्वेश्चंस हैं, एक से जो 20 क्वेश्चंस हैं उनको हम आज सॉल्व करेंगे। जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, तो पहला क्वेश्चन दिया है, दो मेजों तथा तीन कुर्सियों का मूल्य 2000 है तथा तीन मेज तथा दो कुर्सियों का मूल्य 2500 है, तो एक मेज पांच कुर्सियों का मूल्य बताइए। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम मान लेते हैं कि एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य मानते हैं। तो माना कि एक मेज का मूल्य जो है मूल्य x है और एक कुर्सी का मूल्य जो है, एक कुर्सी का मूल्य जो है वो कितना है, वो y है। अब वो ये कह रहा है कि दो मेज तीन कुर्सी का मूल्य 2000 है, यानी कि अगर एक का अगर x है तो दो मेज का 2x, और अगर एक कुर्सी का मूल्य y है तो तीन कुर्सी का मूल्य 3y। इन तीनों का दोनों का योगफल जो है वो 2000 रुपए है, यानी कि हमारा पहला समीकरण बना लेंगे। इसको समीकरण विधि से सॉल्व करते हैं। अब हम तीन मेज दो कुर्सी, तो तीन मेज और दो कुर्सी, इन दोनों का मूल्य 2500। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन हो जाएगी। अब इसमें क्या करेंगे, अब इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए हमने समीकरण नंबर 1 में x को बराबर करेंगे या y को बराबर करेंगे, तो जो इसके गुणांक होते हैं यहां लिख लेते हैं इसको, यानी कि 2x धन 3y बराबर 2000 लिखा हुआ है और 3x धन 2y बराबर 2500 रुपए ये लिखा हुआ है। ये पहला समीकरण मान लीजिए। इसको दूसरा, अगर हम क्या करेंगे, y को बराबर करना है तो ये इसके जो गुणांक हैं इनको हम बराबर करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ 2 है तो समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर देंगे पूरे में, और यहाँ 3 है तो ये समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा कर देंगे। अगर हम इस समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करते हैं तो पूरे बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों साइड गुणा करेंगे, तो 2x ये 4x हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा, ये 2 दूनी 4000 हो जाएगा, 2000 का 4000। इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 9x हो जाएगा, धन 6y हो जाएगा, 25 3 7500 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें क्या करना है कि हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से 1 घटा दें, है ना, क्योंकि ये 4000 है, ये 7000 है। तो तो ये इससे इसको घटा देंगे, चाहे इससे घटाएंगे, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, माइनस चिन्ह कट जाएगा। अगर हम इस समीकरण नंबर 1 से 2 घटाते हैं तो ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस, ये माइनस, तो यहाँ पर ये माइनस प्लस ये दोनों कट गए। तो 9x में से 4x घटेगा तो 5 माइनस का 5x बचा। अब ये 7500 में से 4000 घटा तो 3500 बचा। ठीक, क्योंकि 7500 में से 4000 घटेगा तो 3500, ये माइनस का बचेगा, तो ये माइनस कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3500 बटे 5, 5 सते 35, ये हो गया 700। यानी कि जो एक मेज का अगर पूछता तो 700 रुपए होता, लेकिन वो ये कह रहा है कि एक मेज और 5 कुर्सी, तो 5 कुर्सी का मतलब है कुर्सी की भी एक कुर्सी का मूल्य निकाल लेंगे, फिर हम उसमें 5 से गुणा कर देंगे, फिर जोड़ देंगे। अब हम x की वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, चाहे यहां रख दीजिए चाहे यहां रख दीजिए। अगर मान लीजिए x की वैल्यू रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो 2 गुणित 700 धन 3y बराबर 2000 होगा ये। अब 3y बराबर हो जाएगा 2000 ऋण 7 दूनी 1400, 1400 इधर आ जाएंगे, तो 2000 में से 1400 घटेंगे तो ये 600 हो गया, एन 600 हो गया। तो y बराबर हो जाएगा 600 बटे 3, 3 दूनी 6, यानी कि 200, यानी कि एक कुर्सी का मूल्य 200 आया, एक मेज का मूल्य 700 आया। अब पूछ क्या रहा है, वो एक मेज और 5 कुर्सी पूछ रहा है, तो 5 कुर्सी का मूल्य क्या होगा। तो इसका हम कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये एक कुर्सी एक मेज का तो पता चल गया,
5 कुर्सी का और चाहिए तो 5 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 5 कुर्सी का मूल, 5 कुर्सियों का मूल्य जो होगा 5 गुणित 200 हो जाएगा, और 5 गुणित 200 हो जाएगा तो 1000 हो गया, यानी कि 1000 5 कुर्सियों का हो गया और एक मेज का 700 है, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, कुल मूल्य हो जाएगा 700 धन 1000, तो कितना हो जाएगा 1700, 1700 रुपए हमारा कितना हो जाएगा मूल्य। अब पहला ऑप्शन दिया है 1800, दूसरा है 1700, सी है 1900 और डी है ऑप्शन 2000, तो हमारा बी ऑप्शन ये सही हो जाएगा 1700। तो इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर सीजीएल, एसएससी, एआईपी टेट या सी टेट में भी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, तो जरूर आप लोग देखते रहें, और अगर क्वेश्चंस समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है कि a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 5, b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 9, c अनुपात d बराबर 15 अनुपात 19 है, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान होगा। इसमें दिया है, पहला ऑप्शन दिया 8 अनुपात 10 अनुपात 15 अनुपात 19, बी ऑप्शन है 10 अनुपात 11 अनुपात 15 अनुपात 19, सी अनुपात है, सी ऑप्शन है डी 8 अनुपात 9 अनुपात 15 अनुपात 19, डी ऑप्शन है 19 अनुपात 15 अनुपात 6 अनुपात 8। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। वैसे जनरल रूप में देखा जाए कि हमको जैसे मान लीजिए देख रहा है, जैसे ऑप्शन ए सही होगा, लेकिन ए सही कैसे होगा, चलते हैं सीखते हैं कैसे होगा सही। तो ए क्यों होगा, सबसे पहले तो हमने ए क्यों माना, हम शॉर्टकट मेथड से ये मान सॉल्व करते हैं कि ए हमने क्यों माना। तो चूंकि देखो ए अनुपात बी 4 अनुपात 5 दिया है, ए अनुपात बी दिया है 4 अनुपात 5, ठीक। अब ऐसी कोई नंबर देखिए जो यहां पर इसको सेटिस्फाइड करे और यहां मिल रहा हो। अगर हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ए अनुपात बी 8 अनुपात 10 हो जाए, तो पहला हमको ऑप्शन मिल गया। अब सी में अगर देखें बी अनुपात सी दिया है, इसमें दिया है बी अनुपात सी, कितना दिया है 6 अनुपात 9 दिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बी को अगर इक्वल करते हैं, किसको, ए अनुपात बी 4 अनुपात 5, बी अनुपात सी कितना है, बी अनुपात सी है 6 अनुपात 9, 6 अनुपात 9 अगर इसको दिया गया है, तो अगर हम देखें अगर इसको अगर इक्वल करेंगे बी को, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको करेंगे तो इसमें हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 5 से, तो ये हो जाएगा 6 चौको 24 अनुपात 6 पंचे 30, और ये हो जाएगा 6 पंचे 30 अनुपात 9 पना 45, ठीक है। तो अगर चूंकि इसका मतलब ये हो गया कि ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू 24 अनुपात 30 अनुपात 45 हो गया। अगर हम इसमें देखें, अगर 3 से अगर काट देते हैं अगर इसको, तो 3 24, 10 30, 15 30 45, यानी कि अगर 3 से काट देते हैं तो 8 3 24, 10 3 30, 15 30 45, यानी कि 3 वैल्यू हमको 10 3 30 10, तो 8 अनुपात 10 अनुपात 15 हमको ये मिल गया, तो निश्चित है कि ये 19 होगा ही होगा। तो डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं कि पहले 2 अनुपात को निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप पहले क्या करेंगे, ए अनुपात बी दिया है ऐसे लिखेंगे, फिर बी अनुपात सी, यानी कि बी के सामने लिख करके अनुपात सी को अलग लिखेंगे, इसको बी को इक्वल करेंगे, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ लिखा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो यहाँ पर दिया है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो वैल्यू बी की इक्वल वैल्यू आ जाएगी, यहाँ जब ये बी की वैल्यू इक्वल आ जाएगी तो हम सीधा 24 अनुपात 30 अनुपात 45 लिख देंगे। अब हमको निकालना सी अनुपात डी, यानी कि सी अनुपात डी, सी अनुपात डी। अब हम लिखेंगे सी अनुपात डी कितना दिया है, 15 अनुपात 19 दिया है। अब हमें को सी की वैल्यू बराबर करना है, तो ए बी सी ए ये वाली दोनों वैल्यू हमें इक्वल करना है। तो कब इक्वल होंगी, जब इस वाले में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इससे करते हैं 3 से, तो ये आ जाएगा 15 3 45 और 19 57, ठीक है। अब तो ये हमारा इक्वल हो गया 45, का मतलब है सी अनुपात डी ये भी होगा। तो अब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी
की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी इसके अनुसार 24:30:45:57। अगर ये वैल्यू दी होती तब तो ये निकाल लेते, लेकिन अगर कॉमन नंबर से किसी से डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड कर देंगे। तो 3 से इसमें अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 3 24, 10 तिया 30 और 15 × 45, 19 × 57 आ गया। तो वही आंसर आया। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए, ये वाला सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रेशियो वाले क्वेश्चन है, एक रेशियो क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, इंपॉर्टेंस है, इसलिए रेशियो के क्वेश्चन अवश्य लगाएं, अनुपात वाले क्वेश्चन अवश्य आप लोग लगाएं। चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है कि यदि 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b इक्वल टू 17 और 2 की पावर a प्लस 2 माइनस 3 b की पावर 1 प्लस 3 की पावर b प्लस 1 इक्वल टू 5, तो a तथा b का मान होगा, a तथा b की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो उसमें a ऑप्शन में 6,5, b ऑप्शन में 3,2, c ऑप्शन 8,5 और d ऑप्शन है 7,8। यानी कि इसमें से एक ऑप्शन सही होगा, ए और बी की वैल्यू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। इसमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस जो है हमेशा पूछते रहते क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b इक्वल टू 17 दिया है, एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए, और दिया है 2 की पावर a प्लस 2 माइनस 3 की पावर b प्लस 1 इक्वल टू 5। ठीक है, इसको सेकंड मान लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व यूज करके हमको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ए की पावर ए प्लस बी है, यानी कि अगर किसी की पावर जैसे ए की पावर m प्लस n लिखा हो, तो इसका मतलब है m ए की पावर n इंटू ए की पावर m, यानी कि ये इंडेक्स फॉर्मूला होता है। अगर पावर प्लस में लिखी है तो उसको इंटू में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर a इंटू 2 की पावर 2 माइनस 3 की पावर b इंटू 3 इक्वल टू 5। इन 2 की पावर 2 का मतलब 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 की पावर a माइनस 3 इंटू 3 की पावर b इक्वल टू 5। अब बस दिमाग यहां लगाना है कि ये वाला समीकरण कैसे बनेगा, इसको बनाना है कि इसकी वैल्यू अगर 2 की पावर a 3 की पावर b अगर हमारे पास आ जाता है तो उसकी जगह हम 17 लिख देंगे। अब यहां पर क्या है, यहां तो 4 है, ठीक है, तो यहां भी 4 हो जाए तो हम 4 कॉमन ले लेंगे। तो इसको 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम यहां पर देखें, अगर -3 है तो यहां पर अगर हम प्लस का, यहां पर अगर हम क्या करेंगे कि अगर 4 प्लस का लाना है तो अगर हम इसमें 4 अगर इसमें ऐड करेंगे, 4 अगर हम ऐड करते हैं 4 3 की पावर b, तो 4 माइनस भी करेंगे इस प्रकार से, ठीक है, इक्वल टू 5। यानी कि 4 इंटू 3 की पावर b अगर हमने प्लस किया तो 4 इंटू 3 की पावर b माइनस भी कर दिया। तो अब 4 इंटू 3 की पावर b और माइनस के ये हो जाएंगे 7 इंटू 3 की पावर b इक्वल टू 5, और इसमें अगर हम 4 बाहर कॉमन लेंगे तो 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये बन गया तो इसका मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं 17 माइनस 7 इंटू 3 की पावर b इक्वल टू 5। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 70 चौका 68, 7 चौका 28, 4 एकम 4, 2 6, 70 माइनस 7 इंटू 3 की पावर b इक्वल टू 5। बहुत सिंपल सा है। अब जब हमारे पास ये आ गया तो ये माइनस का है उस तरफ करेंगे, 5 प्लस का है तो इधर लाएंगे, 68 माइनस 5 इक्वल टू 7 इंटू 3 की पावर b। अब ये 5 हो जाएगा, कटेगा 3 और इससे 7 नीचे आएगा, 3 की पावर b होगा, 7 9 63, 9 बार कट जाएगा तो 3 की पावर b। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, तो b की वैल्यू क्या आएगी, इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 लिख सकते हो, ये हो जाएगा 3 की पावर b। तो अब क्या है, अगर बेस इक्वल है तो ये पावर भी इक्वल होगी, इसका मतलब है कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू हमको 2 मिली। अगर b की वैल्यू 2 मिली तो देखो यहाँ पर b की वैल्यू कहाँ पर 2 है, अगर a की वैल्यू यहाँ देखो b की वैल्यू 2 दिख रही है, इसका मतलब a की वैल्यू 3 होगी ही होगी, तो ऑप्शन हमारा b सही हो जाएगा।
लेकिन अब हम इसको b की वैल्यू, a की वैल्यू भी निकाल करके देखेंगे। तो अगर हम मान लीजिए b की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो यहां पर देखो, तो 2 यहां पर देखेंगे क्या है कि इसमें क्या है कि जैसे अगर हम a की वैल्यू रखते हैं, b की वैल्यू 2 रख देते हैं यहां पे, तो क्या मिलेगा हमें देखें। अगर हम 2 की पावर a प्लस 3 की पावर 2 इक्वल टू 17, तो 2 की पावर a इक्वल टू 17 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा ये, 17 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 8। 8 कितनी की पावर है, 2 की पावर 3, तो इसका मतलब है a की a बराबर 3 आ जाएगा, वही आया। तो इसका मतलब है अगर एक ऑप्शन आपको मिल गया 2, तो इसका मतलब a की वैल्यू भी 3 होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो होगा वो सही होगा एकदम। अब हम चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर, बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सीखते हैं। चल अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या है कि 519 गुणित 519 ऋण 81 गुणित 81 बटे 519 गुणित 519 प्लस 2 गुणित 519 गुणित 81 धन 81 गुणित 81। एक आपकी आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि इसमें क्या दिख रहा है कि जैसे अगर मान लीजिए संख्याओं का आपस में गुणा करें, फिर गुणा करेंगे, फिर घटाएंगे, फिर यहाँ गुणा करें, फिर बहुत लंबा हो जाएगा, यानी कि 5 मिनट से ज्यादा आप समय लेंगे। इसको आपको क्या करें, आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलते हैं देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास a की वैल्यू 519 है और b की वैल्यू 81, ये मान लेते हैं, और ए बी हम अगर इसमें कर देते हैं तो अगर a इंटू ए आ जाएगा तो ये हो जाएगा b इंटू बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। यहां मिल जाएगा हमको a इंटू ए प्लस 2 गुणित a इंटू बी धन b गुणित b, ये हमको देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, a हो जाएगा a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें आइडेंटिटी हमको दिखने लगी कि दोनों पे वर्ग हो, बीच में रखा चिन्ह हो, तो एक बार इसको ऐड कर देते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसकी आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की है, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर है तो इससे ये कट जाएगा, एक क्या बचेगा हमारा, a ऋण b बटे a प्लस बी। अब जो हमने माना था a बराबर 519 और b बराबर 81, यहां रख दीजिए, 519 ऋण 81 बटे 519 धन 81, यानी कि 519 में से 81 घटाएंगे तो ये आपका 8 3 11, ये 438 ऊपर बचा, और 9 में से 1 8 बचा, और 8 11 11 में से 8 3 11, 400, ये घटना है, 9 में से 1 गया 8 बचा, और 1 की मैंने 11 में से 8 गया 3 बचा, 5 4 बचा, 9 और 1 10 की ये 0, इसको ऐड करना है ना, 8 1 9 और 1 10 की 0, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 9 और 1 10 की 0, 8 और 1 9 1 10 की 0, 5 और 1 6, 600। अब यहाँ पर कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए। अगर ये मान लीजिए 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 3 चौक 12 तिछंग 18, 3 एकम 3 3 चौक 12 तिछंग 18, 3 दूनी 6। अब 2 एकम 2 2 सत्ते 14 2 3 6, यानी कि ये हो गया 73 बटे 100 हो गया। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन जो हमारा है 73 बटे ये 200 है, ये 73 बटे 100, बी ऑप्शन सही हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बेस पे ऐसा क्वेश्चन एसएससी में, यूपीएससी सीजीएल में भी आता है, यूपी आपके जो और जो इम्पोर्टेंट एग्जाम है यूपीएससी का हो चाहे एसएससी का हो, एसएससी सीजीएल का हो, यूपी टेट का हो, तो ऐसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। चाहे आपका एसआई का हो, पुलिस डिपार्टमेंट में जो एग्जाम होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो ये कॉमन क्वेश्चंस है जो हम लेकर के आए हैं, टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आप देखते रहें एक एक वीडियो, अगर पसंद आता है तो जरूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलते अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या है कि यदि x ऋण 1/x इक्वल टू 1/2 तो 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का मान होगा, यानी कि एक ही दिया है 7 दिया है, बी ऑप्शन में 9 दिया है, सी ऑप्शन में -7 दिया है और डी ऑप्शन में -8 दिया है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस अलजेब्रिक क्वेश्चंस हैं
तो एल्जेब्रिक में क्या होगा कि देखो यहाँ पर 4x² दिया और यहाँ प्लस का साइन 4/x²। 4x² कब होगा? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम पहले x से गुणा करें और फिर स्क्वायर करें इसका होल स्क्वायर, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें तो ये हमारा 2x माइनस 2/x होगा इक्वल टू ये 1 मिल जाएगा। ठीक है, हो गया। अब ये होल स्क्वायर 4x² चाहिए तो इसका मतलब इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी इसका मतलब है कि दोनों साइड हमको स्क्वायर करना ही पड़ेगा भैया। तो इसका मतलब है कि अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो इसका होल स्क्वायर 2x माइनस 2/4 2/x लिखेंगे का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b², ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस का 2 इंटू 2x इंटू 2/x, b की जगह 2/x है, प्लस 4/x² इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंडीशंस क्या हो रही है कि आपको x से x कट गया, 2 दूनी 4 दूनी ये 8 हो गया, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 8 प्लस 4/x² इक्वल टू 1। तो 4x² प्लस 4/x² इक्वल टू ये माइनस का 8 है उस तरफ जाएगा तो 1 प्लस 8 हो जाएगा, इनकी 9 हो जाएगा। यही 4x² प्लस 4/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। यही हमें पूछा है कि 4x² प्लस 4/x² की वैल्यू क्या होगी, तो इसका मतलब है कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां में क्या है कि यदि दो संख्याओं का मासा 9 है और उनका लासा 270 है, यदि संख्याओं का जोड़ 99 है तो उनका अंतर होगा। पहला ऑप्शन दिया 18 दिया, बी ऑप्शन 15 दिया, सी ऑप्शन 12 दिया, डी ऑप्शन 9। तो इसमें क्या दिया है कि दो संख्याओं का योगफल दिया है और मासा लासा दिया है, उनका अंतर पूछ रहा है। तो अगर मान लीजिए माना कि हमारे पास माना कि संख्या जो है x और y, हमको ये पता है कि क्या पता है कि अगर दो संख्याओं का मासा और लासा का जो गुणनफल होगा वो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि x गुणित y बराबर मासा गुणित लासा, यानी कि 9 गुणित 270। ठीक है, यानी कि x y बराबर देखा जाए तो 9 गुणित 270, ऐसा ही लिख रहे हैं। गुणा करना चाहें तो गुणा कर सकते हैं। यदि संख्याओं का जोड़ 99 है, यानी कि x प्लस y की वैल्यू 99 है। ठीक है, क्लियर हो गया। उनका अंतर पूछ रहा है। अंतर का मतलब है कि x ऋण y की वैल्यू पूछ रहा है, तो x ऋण y का होल स्क्वायर की वैल्यू होती है x धन y का होल स्क्वायर ऋण 4xy। ये आइडेंटिटी आप लगा देगी, x ऋण y का होल स्क्वायर x धन y का होल स्क्वायर ऋण 4xy। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसमें हमें x प्लस y की वैल्यू दी है 99 का स्क्वायर ऋण 4 गुणित x इंटू वाई का मतलब 9 गुणित 270। ठीक, अब इसका हमें स्क्वायर करना है 99 का स्क्वायर, तो 99 का अगर स्क्वायर करना चाहें तो 100 में से एक घटा करके होल स्क्वायर की वैल्यू लगा करके भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, और अगर मान लीजिए अगर नहीं करना चाहें तो आप 99 गुणित 99 कर लीजिए। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 99 9 में 81 हो जाएगा, 9 एकम 9 में 81 और 8 81 और 8 89 हो जाएगा। फिर वही 1 9 ये 8 हो जाएगा, 1 9 1 10 की 0, 8 1 9 8 9 8 17 और 1 18 8 और 1 9, ये आ गया 9801 ऋण। अब यहाँ कितना हो जाएगा, ये 9 9 7 63 हो जाएगा, 9 दूनी 18 6 24 और ये 4 रहेगा ही 0। ठीक है, अब ये और गुणा कर लीजिए 9 8 0 1। अब यहाँ पर देखो 4, ये तो एक 0 रहेगा ही। अब इसका मतलब है कि पहला जो नंबर है
इसको घटाएंगे क्योंकि 4 4 या 12 हो जाएगा, 4 चौके 16 17 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पर 9801 है, यहाँ 9720 है। तो 720 माने अब आप समझ लीजिए कि 9000 से 9000 चला गया, तो इसको ऐसे लिख लीजिए 9801 और 9720। अब ये 1 बचा, ये 0 की मानी 10, 10 में से 2 गया 8 बचा, और बकाया ये 7 बच गया, तो ये दोनों खत्म हो गया। कितना हो गया 81। इसका मतलब अब ये 81 होगा, इसका मतलब है ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 81 है। तो x माइनस वाई की वैल्यू होगी कितनी होगी, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो हो जाएगा 9। तो इसका मतलब है कि जो इन दोनों संख्याओं का अंतर जो आया वो कितना आया 9। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 7वां में क्या है कि आंकड़ों 25 23 22 21 24 23 25 23 22 21 23 24 23 22 23 का बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी मॉड ज्ञात करना है। तो कोई भी डाटा दिया है आपको, उस डाटा में अगर आपको केवल टर्म्स दिए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, और उसमें हमको ये देख मॉड निकालना हो, ये आपका स्टैटिक्स का सवाल है क्वेश्चन से। तो इसमें आपको क्या करना है कि जब मॉड, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि बहुलक होता क्या है, इनकी मॉड क्या होता है। मॉड का मतलब है कि कोई जो डाटा आपके पास है, इनकी जो इंफॉर्मेशन है, उनका जो डाटा आया है आपके पास, उस डाटा में जिस नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है, इनकी बारंबारता है, सबसे अधिक होती है। इनकी बारंबारता का मतलब होता है जो बार बार आया हो, जो पद या जो टर्म्स जो है दिए हुए ग्रुप में बार बार आया हो, और उस जो टर्म्स सबसे ज्यादा बार आया हो वह उसका मॉड कहलाता है। यानी कि जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता हो, या जैसे जो कई बार आया हो, जिसकी पुनरावृत्ति बार बार सबसे ज्यादा हुई हो, वो उसकी बारंबारता कहलाती है, और जिसकी बारंबारता ज्यादा होती है वो उसका मॉड, वो नंबर दिए हुए ग्रुप का मॉड कहलाता है। अब इसमें क्या है, जैसे अब आप देखेंगे कि सबसे पहले 21 देखो कितनी बार आया है ना। तो 21 एक तो ये है और एक ये है, यानी कि 21 नंबर जो है वो हमारा कितनी बार आया है, 21 आया है 2 बार। ये बारंबारता है या फ्रीक्वेंसी है, इसे एफ बोलते हैं। ठीक, ये 21 2 बार आया है। 22 देखो कितनी बार आया है, एक एक ये लिखा है 22, और 2 और इधर ये 3, यानी कि 22 आया है 3 बार। तो 22 की जो बारंबारता है वो 3 है। अब 23 की बारंबारता देखो कितनी है, 23 कितनी बार आया, 23 एक ये है, और 2 और 3 और 4, फिर ये 5 और ये 6, 23 आया है 6 बार। 23 के बाद कोई नंबर 24 है, 24 देखो ये 24 कितनी बार है, एक बार है, और यहाँ है और एक यहाँ है, 2 बार 24 आया है। ठीक है, 24 2 बार आ गया। अब 25 देखो, 25 एक बार है, और 25 यहाँ है और है नहीं है, तो ये 25 2 बार आया। अब जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई है, बारंबारता जितनी बार आई है, अब इसमें सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं इस 23 की है ना। तो जो हमारा बहुलक होगा वो क्या होगा, यानी कि जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो वह दिए हुए नंबर या टर्म्स का, आंकड़ों का, डाटा का, वो उसका बहुलक कहलाता है। इसका मतलब 23 दिए हुए आंकड़ों का ये बहुलक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, पहला 23। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपको इसमें बहुलक अगर पूछ रहा है तो सिंपल सा आपको यही करना है कि दिए हुए आंकड़े देख करके देखना है कि सबसे सबकी फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख लीजिए, और जिसकी ज्यादा है बस वही आंसर हो जाएगा। तो तुरंत आप देख सकते हो, ये हमने अलग निकाला है, वो आप आधे ही सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा देख करके। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 8वां, कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है। इन संख्याओं का एलसीएम फाइंड करना है, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स हमको फाइंड करना है। तो जब भी हमको अगर कोई संख्याओं का अगर अनुपात दिया है और उनका मासा दिया गया है, तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं आपकी हो जाएंगी
इनमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पंचे 60 और बरछंग 72, ये हमारे पास संख्या होगी। संख्या तुरंत निकल के आ जाएंगी, जो संख्या का अनुपात दिया है उसका मासा दिया है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तुरंत आ जाएगा। अब जो संख्या है इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का मतलब होता है ऐसी कोई जो संख्या है इनमें से कौन सी संख्या होगी एलसीएम। एलसीएम क्या होता है कि दी हुई संख्याओं से विभाजित होता है। एचसीएफ क्या होता है कि दी हुई संख्याओं को विभाजित करता है। तो जो 60 और 72 से विभाजित हो रही है वो संख्याएं, तो 60 तो देखिए 60 से होगा, 72 से नहीं होगा, 72 से हो जाएगा, 60 से नहीं होगा, तो ये दोनों संख्याएं तो होंगी नहीं। ठीक, क्योंकि पहले एलसीएम समझो कि अगर जो दी हुई अब 60, अब इसमें देखिए अगर हम यहाँ देखें कि 180 60 से हो जाएगा, 72 से नहीं होगा, है ना, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन बचा हमारा डी 360। तो ये आपका ऐसे निकाल सकते हो कि यानी कि लासा क्या होता है कि दी हुई संख्याओं से विभाजित होता है, यानी कि जिन संख्याओं का आप लासा निकाल रहे हैं वो उन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होता है। जबकि मासा क्या होता है कि जो संख्याओं का आपने मासा निकाला है वो उन संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करता है। तो ये मासा और लासा की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर जो संख्याएं आई है इनका लासा निकाल लीजिए। लासा निकालने की तरकीब आपको फैक्टर मेथड से निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो, है ना, तो आराम से निकल आएगा। तो ऐसे निकालना चाहे तो निकाल सकते हो, यानी कि 60 और 72 का अगर लासा ने 2 से काट दीजिए सबसे पहले, 2 3 6, 36 दूनी 72, फिर 2 से ये 15 बार कट जाएगा, ये 18 बार कट जाएगा। अब 3 से कटेगा 3 5 15, 3 18 कटेगा, फिर ये 3 से फिर कटेगा तो 5, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर ये 2, ये 5 और 1 हो जाएगा और ये 5। इसका मतलब ये होगा, अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 तिरका 9 दूनी 18 दूनी ये 36 हो गया, तो 36 गुणित 10 यानी कि 360 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको आपको करना क्या है कि देखो इसमें दिया है 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1, 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 की घात 2 इंटू 5 की पावर n, यानी कि 2 की पावर स्क्वायर में दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके यूपी टेट हो या सी टेट हो, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, यूपीएससी हो, ऐसे क्वेश्चनों को आना निश्चित होता है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखना है, ये आपका पूरा क्वेश्चन जो है घातांक के नियम पर निर्भर है, यानी कि अगर a की पावर m प्लस n है कोई घात, तो इसको हम लिख सकते हैं m इंटू a की पावर n, यानी कि जब सेम बेस हो तो पावरों को ऐड किया जा सकता है, अगर पावर ऐड है सेम बेस पर तो उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर n प्लस 3 है तो 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, माइनस 6 इंटू 5 की पावर n इंटू 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5n प्लस 1 है तो इसकी पावर ये 1 आएगी, तो इसका मतलब है कि उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब नीचे क्या लिख सकते हैं, ये 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर n, यहाँ पर 5 की पावर n ये और ये 5 की पावर n, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म है, 2 टर्म्स है तो इसमें हम निकाल सकते हैं बाहर। इसमें भी 5 की पावर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये 5 की पावर 3 बचा और 6 इंटू 5 बचा, और नीचे क्या बचा 5 की पावर n, यहाँ भी कॉमन आ जाएगा तो 9 माइनस ये 2 की पावर 2 का मतलब ये हो जाएगा 4, ये 5 की पावर n कट जाएगा, ये 5 की घात 3 है तो 5 25 पंचे 125 हो जाएगा, ये 6 पंचे 30 हो जाएगा। नीचे क्या है 9 में से 5 घट जाएगा, 4 घटेगा तो 5 बचेगा, 125 में से 30 घटा तो ऊपर बचा कितना बचेगा 5 घटेगा, तो ये आपका 5 और ये 9 3 12 95। अब 5 से काट दीजिए तो 5 एकम 5 5 9 45 19 5 95। इसका मतलब पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, तो ये आपका आंसर 19 सही हो जाएगा। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 10 में। आप एक एक क्वेश्चन सीखते रहिए। यूपी टेट जो आपकी 5 3 2 3 5 जुलाई में प्रस्तावित है, यानी कि वो होना है, तो निश्चित है कि आपका ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आपका यूपी टेट से हमारे वीडियो से बाहर निकल जाए।
सारे क्वेश्चंस जो सीटेट में आए थे वो भी क्वेश्चन हमारे वीडियो से रिलेटेड थे। एक आध दो क्वेश्चन सेम थे, बकाया सब वो वही मेथड से थे, इधर उधर ज्यादा कोई नहीं थे। इसलिए सारे क्वेश्चनों को आप वीडियो एक जितने हम सॉल्व करा रहे हैं सारों को आप जरूर देखें। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या है कि दो प्राकृत संख्याओं का योग 8 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जबकि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। ऐसे क्वेश्चनों में हम देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन में 5 3 8, 6 2 8, 4 4 8, ये जो इनमें से कोई नहीं है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि संख्याएं दी हैं, इनका योगफल दिया है तो संख्याएं निश्चित होंगी, ठीक, इसलिए इनमें से ये वाला। अब बात हुई कि इनमें से कौन सी संख्या होगी, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम संख्याओं की अगर प्राकृत संख्या मान करके करेंगे तो क्वेश्चन को डबल मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है। अब हम क्या करेंगे, जैसा वो कह रहा है वैसा करके देखते हैं। देखो संख्याओं का योग 8 है, तो 8 तो सबका है, तो पहली शर्त तो ये तीनों पूरी कर रहा है। अब दूसरी शर्त है कि इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग माने उल्टा करके, तो देखो नीचे 15 आ रहा है और ऊपर 8 आ रहा है, तो व्युत्क्रमों का योग का मतलब इनका वो अगर उल्टा करके जोड़ेंगे, एस का व्युत्क्रम है, जैसे एक 3 लिखा है तो उसका व्युत्क्रम 1/3, 5 है तो 1/5, इन दोनों को हल करेंगे, एलसीएम आएगा 15, 5 या 15, और यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 8/15। इसका मतलब है ये व्युत्क्रमों का योगफल इसको सेटिस्फाइड कर गया। इसका सीधा आंसर हो जाएगा फिर हमारा 3/5। तो आप इस तरीके से जब आपको क्वेश्चन दिया है उसके आंसर्स को भी क्वेश्चन में पुट अप कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 11वां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ट्रिक की सवालों को आप सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। नहीं तो अगर आप इसका बीजीय व्यंजक बनाकर हल करेंगे तो टाइम लगेगा उसमें, इसलिए शॉर्टकट तरीके से आप सॉल्व करेंगे। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 11। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां में क्या है कि 13 प्रेक्षणों आरोही क्रम में सजाकर रखे गए हैं। छठे और सातवें प्रेक्षण का मान क्रमशः 14 और 15 है। समस्त 12 प्रेक्षणों की माध्यिका होगी। 12 प्रेक्षणों की वो माध्यिका पूछ रहा है कि 12 प्रेक्षणों की माध्यिका ज्ञात करना है कि 12, तो माध्यिका चूंकि 12 प्रेक्षणों की माध्यिका ज्ञात करना है, जबकि छठे और सातवें प्रेक्षण का क्रमशः 14 और 15 दिया गया है, यानी कि जो प्रेक्षण का मान है वो 14 15 है। अगर 13 प्रेक्षण आरोही क्रम में लिखे गए, मान लीजिए 13 प्रेक्षण इस प्रकार के लिखे गए, मान लीजिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 और A11 A12 और A13 ऐसे लिखेगा क्रम से। अब वो ये कह रहा है कि छठवें और सातवें प्रेक्षण का योगफल, यानी कि हमको दिया गया है छठवां और सातवां टर्म्स का योग दिया है, वो कितना 14 + 15 जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि समस्त 13 प्रेक्षणों की माध्यिका ज्ञात करो। अब 12 पूछ रहा है, लेकिन चूंकि अगर यहां से देखेंगे 12 की पूछ रहा है तो यहां से यहां तक की पूछ रहा है, 13 की पूछ नहीं रहा है ना। तो यहां से यहां तक का मतलब क्या है, यहां से जब प्रेक्षण का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन जब हम कोई भी आरोही क्रम में लिख देते हैं तो जो मध्य में जो टर्म्स पढ़ते हैं उनको योग करके उनका आधा करते हैं, तो वो माध्यिका आ जाएगी। तो टर्म्स कौन से दिए, अब इस 12 प्रेक्षणों की माध्यिका निकालना है, तो 12 प्रेक्षणों की जो माध्यिका होगी वो क्या होगी, ये 5 टर्म यहां छोड़ दीजिए, तो 1 2 3 4 5 टर्म यहां छोड़ दीजिए, ठीक। अब मध्य में ये 2 टर्म्स बचे हैं, तो इसका मतलब है कि छठा प्लस सातवां जो पद है टर्म्स दिया है बटे 2, तो छठा और सातवां का योग करना है, यानी कि ये 14 + 15/2 यानी कि 29/2, यानी कि 14 दूनी 28 और 0.5 14.5, यानी कि बी ऑप्शन सही है ना। तो ये आपका जो दिया गया है जो माध्यिका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो होगा वो 14.45 आएगा, है ना। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 12।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में। टोटल वीडियो जो आपसे 1 से 20 तक के जो टॉप क्वेश्चंस हैं उनको हम लेकर के आते हैं। हर वीडियो में आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना। निश्चित है कि आपके एग्जाम में यूपीएसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। और अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 12वां। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12वां में क्या है कि एक व्यक्ति 2 किताबें 410 रुपए में खरीदता है और दोनों किताबों को समान मूल्य पर बेचता है, यानी कि मूल्य समान है, लेकिन एक से उसे 15% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो 2 किताबों का क्रय मूल्य बताइए। यानी कि उसने दोनों किताबें 410 में खरीदी थी, तो दोनों किताबों का अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा, लेकिन उनका जो क्रय मूल्य होगा वो 410 के बराबर होगा। अब यहाँ चेक करते हैं आंसर। 410 किस किस का हो रहा है? अगर हम देखेंगे 6 एक 7 हो रहा है तो ये तो होगा नहीं। ये तो क्लियर हो रहा है कि ये 410 से ज्यादा है, ये 370 हो रहा है, 410 हो नहीं रहा है। और इनमें से कोई नहीं, क्यों हो ही नहीं सकता, क्योंकि किताबें हैं, उसका मूल्य परसेंट भेजा है तो कुछ ना कुछ तो आएगा, क्योंकि जब उनका 410 योगफल है। अब हो रहा है यहाँ देखिए, यहाँ पर 410 2 और 100 2 300 9 2 11, ये 410 हो रहा है। ये इन दोनों में से हमको एक आंसर सही होगा। अब एक आंसर कौन सा सही होगा उसको हम लोग देखते हैं, है ना। उसमें कौन सा सही होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चूंकि इसमें क्या है, देखिए सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सा। अगर मान लीजिए एक किताब का मूल्य जो है, एक किताब का मूल्य जो है क्या है, मूल्य कीमत मान लीजिए x है, तो दूसरे की कितनी होगी, दूसरी किताब का मूल्य जो होगा बुक का, वो 410 में से x घटेगा तो 410 ऋण x, ये दूसरी किताब का मूल्य होगा। अब वो ये कह रहा है कि किताब को समान मूल्य पर बेचता है, तो एक से उसे 15% का लाभ होता है। अगर इस यहाँ पर उसे 15% का लाभ हो रहा है तो दूसरे पर 10% की हानि हो रही है ना। तो अगर इसका 15% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब इसका मूल्य जो होगा, विक्रय मूल्य जो होगा, पहली किताब का मूल्य, पहली किताब का विक्रय मूल्य जो होगा, 15% का लाभ का मतलब है कि x प्लस 15x बटे 100, तो इसको हल करेंगे तो 115x बटे 100 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरी किताब का अगर हम निकालेंगे ऐसे ही, तो इसका 410 ऋण x और ये हो जाएगा 90 बटे 100। क्यों? क्योंकि इसमें 10% क्या हो रहा है, यहाँ 10% की हानि हो रही है, तो 100 में से 10 घटा करके लिख देंगे। तो जहां पर 15% का लाभ हो रहा है तो 15 100 में जोड़ करके ऊपर लिख देते हैं। अब ये दोनों मूल्य समान मूल्य पर बेचता है, तो इसका मतलब है कि 115x बटे 100 बराबर 410 ऋण x गुणित 90 बटे 100। बात क्लियर हो रहा है। अब ये 100 इससे 100 ये काट दीजिए। अब यहाँ बचा 115x, यहाँ पर हो जाएगा 410 गुणित 90 ऋण 90x। अब यहाँ पर अगर देखेंगे ये 90 इधर आ जाएगा, तो 115 धन 90 इन दोनों को जोड़ करके x हो जाएगा, ये 410 गुणित 90 हो जाएगा। अब जो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 9 1 10 205 x बराबर 410 गुणित 90 और x बराबर हो जाएगा 410 गुणित 90 बटे 205। अब 5 से काट दीजिए, देखिए 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 5 एकम 5, यानी कि ये जो आ रहा है x की वैल्यू हो रही है यहाँ पे, ये 82 गुणित 90 बटे कितना हो रहा है, 41 हो रहा है। अब 41 एकम 41, 41 दूनी 82, यानी कि 2 आ गया, 2 गुणित 90 यानी कि 180, यानी कि एक किताब का मूल्य 180 आ रहा है। तो जहां 180 आ रहा है तो देखो ये यहाँ लिखा है 180, इसका मतलब दूसरी किताब का मूल्य 230 होगा। तो ये ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलते हैं अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो ऐसे भी हम, क्योंकि 2 क्वेश्चन क्रॉस हो रहे थे
मैच कर रहे थे तो आपको एक किताब का मूल्य निकाल लिया तो दूसरी किताब का अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सीखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है ना, आराम से सीखते रहिए, चलते सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि यदि एक सम बहुभुज का प्रत्येक कोण 18 अंश है तो बहुभुज के प्रत्येक भुजाओं की संख्या बताइए। यानी कि कोई बहुभुज है लेकिन उसकी भुजाएं जो है समान है, तो प्रत्येक कितनी भुजाएं हैं जिसमें प्रत्येक 18 अंश कोण बने। तो ध्यान रखना है कि सम बहुभुज का जो प्रत्येक जो कोण है, सम बहुभुज का प्रत्येक बाहरी कोण दिया है, बाह्य कोण, यहाँ ये बाहरी कोण, ये बाहरी कोण है 18 अंश, तो बाहरी जो होगा, बाहरी कोण होगा वो 360 में n से डिवाइड कर देंगे। n की n कहाँ क्या है, n क्या है, भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या है ना, तो भुजाओं की संख्या है। जैसे मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है इस प्रकार से, इसमें 3 भुजाएं, तो इसके जो प्रत्येक बाह्य कोण वो 18 अंश बता रहा है या कुछ, तो इसका अगर इसका प्रत्येक कोण यहाँ पर 60 डिग्री होगा तो बाह्य कोण ये कितने अंश का होगा, तो कितने अंश का होगा, 120 अंश का होगा। कैसे निकलेगा, 360 में 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 अंश होगा बाह्य कोण, यानी कि बाहरी कोण। तो ऐसे अगर वो कह रहा है एक सम बहुभुज का प्रत्येक बाहरी कोण जो है 18 अंश है तो बहुभुज के प्रत्येक भुजाओं की संख्या बताना है, तो कितने अंश हो जाएगा। अगर ये 18 दिया है, 360 बटे n दिया है, तो n बराबर 360 बटे 18, 18 दूनी 36, यानी कि 20 भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 20 होगी, यानी कि जो बहुभुज बना है वो 20 भुजाओं से मिलकर के बना हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, अक्सर पूछा गया है, यहाँ की यूपीएसएससी में भी पूछा गया है और यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है मैथमेटिक्स में, और एसएससी सीजीएल हो या टैट हो, ऐसे क्वेश्चन आते ही। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 14। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है, यानी कि पेट्रोल कोई है वो 25% बढ़ जाता है, जो 100 रुपए में मिलता है वो 125 में मिलने लगा मान लीजिए, तो पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े इसके लिए यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी। कितने प्रतिशत कटौती करनी पड़ेगी ये हमको दिया गया है। पहला ऑप्शन 25%, 20%, 18%, 15%, यानी कि अगर पेट्रोल अगर महंगा हो गया तो थोड़ा यात्रा कम कर दीजिए, या अपने व्यक्तिगत कुछ खर्चे हैं उनको कम कर दीजिए। तो पेट्रोल अगर चूंकि पेट्रोल पे हो रहा है तो पेट्रोल में अगर वृद्धि हो रही है तो आपको यात्रा में कमी करनी पड़ेगी, या अगर खाद्यान्न की कोई चीजों में वृद्धि हो रही है तो आपको अपने खर्च में कुछ कमी करनी पड़ेगी। तो ऐसे जो खर्च होंगी तो उसमें ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या अभिष्ट कमी का जो प्रतिशत होगा, तो जितनी अगर आपने वृद्धि की है, मानिए ए वृद्धि की है तो ए बटे 100 प्लस ए इंटू 100 कर देंगे, यानी कि ए क्या है, ए जो है ये क्या है, प्रतिशत वृद्धि है किसी भी चीज में, और तो उसमें कितनी अभिष्ट कमी करनी पड़ेगी वो इस फॉर्मूले से निकाल देंगे डायरेक्ट। तो इसमें हम कितने परसेंट पेट्रोल की वृद्धि हो रही है, 25%, तो कमी कितनी होगी, तो 25 बटे 100 प्लस 25 इंटू 100, तो 25 गुणित 100 बटे 125, 25 पंचे 125, तो ये होगा 100 बटे 5, 5 दूनी 10, यानी कि कितने परसेंट हो गया, 20%। सिंपल सा है। तो इसमें हमें कितने परसेंट की हमको यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी कि 20% अगर यात्रा हम कम कर देंगे, जैसे 100 किलोमीटर जाते थे तो 80 किलोमीटर ही हम जाएं, तो हमारे जो खर्च हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पेट्रोल पर की जो कीमत बढ़ी है उससे हमारे ऊपर खर्च पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ेगा, यानी कि खर्च हमारा वही रहेगा सेम, केवल यात्रा हमको कम करनी पड़ेगी। चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि इन ब्रैकेट में 5 इंटू इस छोटा ब्रैकेट 8 की पावर 1/3 धन 27 की पावर 1/3 सबकी पावर 3 फिर 1/4। इस पूरे ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट की बाहर है 1/4। इसमें ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया है 5, दूसरा बी ऑप्शन है 5 की घात 2, सी ऑप्शन 5 की घात 3, डी ऑप्शन 5 की घात 4। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको घातांक से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, जैसे ये 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 की पावर ये हो जाएगा 1/3, तो इनका पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 27 लिखा है तो 3 3 होती है 27, 3 की पावर 3 की घात 1/3। इस सभी की घात जो दिया गया है, इस पूरे की घात, ये पूरे की घात, ये 3 दिया है, फिर सबकी घात 1/4 दिया है। अब ये घातों में कहो तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कटा, क्या बचा, 2 यहाँ बचा, 3 यहाँ बचा, तो 5, ये हो जाएगा 2 धन 3 की घात 3। ठीक है, इन सब की पावर 1/4, 3 2 5, 5 की घात 3, तो 5 इंटू 5 की घात 3, इन सब की घात 1/4, तो 5 की घात 3 और 5 की घात एक और, तो 5 की घात 4 इंटू 1/4, तो 1/4 से 4 कट गया, तो आंसर आया 5। सिंपल सा है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। तो ये 15वां का क्वेश्चन ए सही था। चलते हैं, सीखते क्वेश्चन नंबर 16। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग देखते रहें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो ऐसे ही वीडियो अगर आप जो कमेंट करते हैं उन कमेंटों को मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूं, उस कमेंट का वीडियो में संशोधन करने की अपेक्षा करता हूं। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं तो निश्चित है किसी गरीब बच्चे की आप पेन पेंसिल कॉपी की जरूर मदद करते हैं। एक एक पैसा गरीब बच्चों में हम लगाते हैं। चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, 11/4 का एक आयताकार पेपर के टुकड़े को मोड़कर बिना दोहराए एक बेलन, ऊंचाई जिसकी 4 सेंटीमीटर का बनाया जाता है, बेलन का आयतन होगा, यानी कि 37.5 घन सेंटीमीटर, 38.5 घन सेंटीमीटर, 35.8 घन सेंटीमीटर, 28.5 घन सेंटीमीटर, इनमें से हमको देखना है कि कौन सा होगा। तो जैसे वो कह रहा है कि एक आयताकार पेपर है, तो जैसे मान लीजिए एक पेपर है इस तरीके का, ये पेपर, ठीक है, अगर इसकी जो एक ये 11 सेंटीमीटर है और ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक, ये 11 और 4 का एक आयताकार पेपर है। अब वो कह रहा है ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो यानी कि ये वाली ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो यहां से इसको ऐसे फोल्ड किया गया, ऐसे फोल्ड करके इसको ऐसे फोल्ड कर दिया गया ऐसे। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो निचला एक वृत्त के आकार का ये आकृति बनी है नीचे ऐसी, उसकी जो परिधि है वो कितनी है, ये 11 सेंटीमीटर ही तो था ही, तो उसकी परिधि 11 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्ताकार कोई अगर आपका इस तरीके का 11 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, इसको फोल्ड करके अगर आप ऐसे बनाएंगे, इस तरीके का एक बेलन बन के तैयार हो जाएगा, इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो परिधि ये होगी वृत्ताकार, तो वृत्त की जो परिधि होगी आधार, यानी कि बेलन के आधार की परिधि, तो वो कितनी होगी, यानी कि आधार की जो परिधि होगी, बेलन के आधार की परिधि होगी जिसे बोलते हैं 2πr, वो कितनी है, 11 है। r क्या है, यहां से यहां तक की जो रेडियस है ये उसकी ऊंचाई होती है, त्रिज्या। तो अब r बराबर हो जाएगा 11/2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, 7 ऊपर पहुंचा देंगे, तो 11 इंटू 7/2 गुणित 22, तो 11 दूनी ये 22 हो जाएगा। इसका मतलब है 7/4 ये आपकी बेलन की त्रिज्या होगी। ऊंचाई हमको दी है 4 सेंटीमीटर, ये वाली ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होगी। आयतन क्या होता है, तो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है, क्या होता है, ये होता है πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/4, तो 7/4 का स्क्वायर, ऊंचाई कितनी है 4 से,
तो यहाँ 4 रख देंगे। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 22/7 ये हो जाएगा 7 7 49, ये हो जाएगा 4 चौके 16 इंटू 4, 4 चौके 16 ये कट जाएगा, 7 से 7 7 49 ये कट जाएगा। अब यहाँ ये 11 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, तो 11 7 70 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, ये 2 5 10 हो जाएगा। इसका मतलब 38.5 हमारा घन सेंटीमीटर आयतन आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन है तो इसको फोल्ड करके आप एग्जाम में भी पता कर सकते हैं कैसे आपको करना है। ठीक है, चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 17वां। क्वेश्चन नंबर 17वां में हम देखेंगे कि क्या है कि 98 + 89 किस संख्या से भाज्य है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद फिर आप देखेंगे कि संख्या से वो विभाजित है, यानी कि 3 से है कि 11 से है कि 4 से है कि 6, प्रत्येक का आप भाग देंगे तो उसमें टाइम लगेगा। आपको करना क्या है, कभी भी एक ट्रिक याद रखना, कोई संख्या अगर इस तरह की लिखी हो जैसे AB धन BA, यानी कि अंकों का अगर बदलाव है और आपस में जुड़ा है तो ये पूरी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, 11 से भाज्य होगी। किससे होगी, 11 से भाज्य। तो इसमें देखो क्या दिख रहा है, 98 फिर अंकों का बदल दिया 89 हो गया, तो इनका जो सम होगा वो 11 से भाज्य हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 18वां। क्वेश्चन नंबर 18वां में क्या है कि √887 × 889 धन 1 का मान ज्ञात करो। तो पहला ऑप्शन है 887, दूसरा 888, तीसरा है सी है 889 और डी ऑप्शन है 890। तो ऐसे जब भी क्वेश्चंस हों आपको देखने को मिल रहे हैं तो इसमें क्या है कि इस प्रकार की कोई संख्या अगर आपको उसमें पन ऐड हो रहा है और ये क्रम से 887, 886, 886 इसमें नहीं है, 887 के बाद 889, तो बीच की संख्या कोई गोल है, 7 और 9 के बीच में क्या आएगा, 8। इसका मतलब 888 ये वाली संख्या सही हो जाएगी। लेकिन होगी कैसे, जैसे आपने मान लीजिए, देखिए 3 × 5 धन 1 लिखते हैं तो हमको क्या मिलता है, √5 से 15 1 16 यानी कि 4 का वर्ग, तो ये कितना आ जाता है, 4। इसका मतलब है कि 3 और 5 के बीच की संख्या क्या थी, 4। तो इसका जो हल करते हैं तो इसका जो वर्गमूल आता है वो 4 आता है, यानी कि दोनों संख्या के बीच की संख्या जो यहाँ बीच में ड्रॉप हो रही है। इसीलिए इस मेथड से अगर हम देखें तो 887 × 889, तो इसके बीच में क्या है, 7 और 9 के बीच 8 यहाँ पर गोल है, तो इसका 888 यहाँ पर संख्या, इसका जो वर्गमूल होगा वो 888 होगा। तो इस प्रकार से जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो और डायरेक्ट आपको इसको वर्गमूल पूछ रहा है तो तुरंत आप निकाल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 888। चलते अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा और जैसे जैसे आपको लगता है कि सीख रहे हैं तो जो वीडियो है उसको कमेंट करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां। सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां। एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं और यदि DAC 32 अंश है, AOB 70 अंश है, तब DBC का मान ज्ञात करिए। ये हमको निकालना है। तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए A है, ये B है और ये C और ये D है। ये विकर्ण एक दूसरे को कहां पर काट देते हैं, O बिंदु पर काट देते हैं। अब वो ये कह रहा है कि DAC, ये DAC 32 अंश है, ये एंगल 32 है, कितना है 32 है, और ये एंगल 70 डिग्री है, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल 70 है, तो अगर इसको यहाँ तक ले जाएंगे तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, क्योंकि हमको पता है कि जैसे ये लाइन अगर ये 70 है तो ये वाला यहाँ तक लाएंगे तो ये 110 हो जाएगा। इसका मतलब है ये एंगल हो गया 110। अब ये जो ट्रायंगल बना DAC DAO, ठीक, AO बिंदु है, तो अब ये एंगल कितने अंश होगा, तो 180, तीनों त्रिभुजों का 180 अंश होता है, कोणों का योग। तो 180 में से 142 घटा देंगे, क्योंकि 32 और 110 142,
तो घटाएंगे तो ये 38 डिग्री बचेगा, यानी कि ये एंगल हो गया 38 डिग्री। अगर ये एंगल 38 डिग्री, ये सी डी और ए भी समांतर रेखा है, तो ये जो ये वाली बी डी है, ये तिर्यक रेखा होगी। तिर्यक रेखा के जो एकांतर कोण है, ये वाला कोण बराबर होगा, यानी कि ये भी 38 अंश होगा। तो हमको यही तो निकालना था, एंड डीबीसी। डीबीसी कितना होगा? 38 अंश होगा, डीबीसी। बस, तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां में क्या है कि रेखाएं x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0 के ग्राफ, जब ग्राफ खींचेंगे, यानी कि चूंकि रेखाएं हैं तो रेखाएं बनेगी, तो एक दूसरे को काटते हैं। अगर वो रेखाएं खींचेंगे तो क्या वो एक दूसरे को काटेंगी, या एक दूसरे के संपाती होंगी, या एक दूसरे के समांतर होंगी, या एक दूसरे के लंबवत होंगी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों के जो प्रवणता होती है, यानी कि ढाल होती है, वो निकाल लेते हैं। यानी कि ढाल का मतलब जैसे कोई ax प्लस बी वाई प्लस सी, कोई ऐसी रेखा के रूप में कोई लिखा है, तो ढाल जो होगी, मान लीजिए इसकी लिख सकते हैं माइनस ए बटे बी, यानी कि ढाल माइनस ए बटे बी होगी, क्योंकि बाई इक्वल टू निकालेंगे तो इसका मतलब x का गुणांक बटे बाई का गुणांक होगा। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे x का गुणांक माने 1 बटे ये 2, यहाँ माइनस 1 बटे 2 इसकी आ रही, और यहाँ पर देखेंगे माइनस 2 बटे ये 4, तो ये माइनस 1 बटे 2, यानी कि इसकी भी माइनस 1 बटे 2 आ रही, यानी कि दोनों रेखाओं की जो ढाल है वो इक्वल आ रही। इसका मतलब दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये नहीं होगा, दोनों रेखाएं कैसी होंगी? एक दूसरे के समांतर होंगी। लंबवत कब होती है, यानी कि समांतर कब होती है? जब m1 बराबर m2 होता है। लंबवत कब होती है? जब m1 गुणित m2 की वैल्यू -1 के बराबर आती है, यानी कि प्रवणता को गुणनफल अगर -1 के बराबर आ रहा है तो वो लंबवत होती है, और अगर दोनों बराबर आती है प्रवणताएं, यानी कि ढाल, तो वो समांतर रेखाएं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर वीडियो समझ पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। एक अगर आप एक लाइक या शेयर करते हैं या कमेंट करते हैं या उसको चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप किसी गरीब बच्चे को पेन पेंसिल कॉपी की मदद कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका वीडियो बनाया है 20, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा था, इसलिए अभी हमने 20 टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके आते हैं। ऐसे वीडियो लेकर के हमेशा आते रहते हैं, आप लोग देखते रहिए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो एसएससी सीजीएल या यूपी टेट या एम टेट में से आपका छूटे। तो आप सारे वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके 100 में 100 नंबर आएंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक ठीक, आप देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।